जय दोस्तों। पिछले कुछ सालों से साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। यूएस की बात करें तो ब्रेन चिप्स बना लिए हैं एलोन मस्क की कंपनी ने, और ह्यूमन ट्रायल भी हो चुके हैं। अगर हम बात करें चाइना की तो क्वांटम सैटेलाइट्स बना लिए हैं। अगर हम बात करें जापान की तो क्वांटम कंप्यूटर्स बना लिए हैं। अगर हम बात करें यूके की तो उन्होंने लैब ग्रोन ब्लड्स बना लिए हैं, आरबीसीज बना लिए हैं ट्रांसफ्यूशन के लिए, जो रेयर केसेस हैं उनके उसके ट्रांसफ्यूशन के लिए। कैंसर वैक्सीन बना लिए हैं यूएस में। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड तो हम साइंस में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, चाहे वो स्पेस मिशन हो, चाहे वो एआई के दौर पे हो, या फिर एआई रोबोटिक्स हो। जैसे कि जापान ने एआई जनरेटेड वेरेबल रोबोटिक्स बनाए हैं, जो जिसके हाथ नहीं है, जिसके पैर नहीं है, उनके लिए आर्टिफिशियल लिम्स और आर्टिफिशियल लेग्स बनाए हैं, जो उसके अकॉर्डिंग, ब्रेन के अकॉर्डिंग काम करता है। अब करते हैं इंडिया की बात। इंडिया में क्या चल रहा है? इंडिया में पिछले बीते कुछ दिनों से हमारे पार्लियामेंट में हमारे पॉलिटिशियंस द्वारा इतिहास पे बात चल रही है। कभी औरंगजेब, तो कभी राणा सांगा, तो कभी महाराणा प्रताप, तो कभी शिवाजी का, तो अभी बाबर। तो इनको बहुत ज़्यादा चिंता है हमारे कल की, हमारे आने वाले कल की नहीं, हमारे बीते हुए कल की। क्या ये हिस्ट्री के स्कॉलर हैं? क्या ये इतिहास के स्कॉलर हैं? या फिर ये इतिहास के बहुत बड़े पंडित हैं? नहीं, ये अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए इतिहास के जो 500 साल पहले हुई जो बातें हैं उनको खरीद कर निकाल कर फिर वही बात कर रहे हैं। हमें बात करनी चाहिए थी बजट की, हमें बात करनी चाहिए थी आने वाले कल की, हमें बात करनी चाहिए थी एजुकेशन की, हमें बात करनी चाहिए थी प्रोग्रेस की। अब व्हाट इज वक्फ? वक्फ है क्या? वक्फ इज एन इस्लामिक चैरिटेबल एंडोमेंट। ये शुरू कहाँ से होती है? शुरू हुआ था प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम से ही। उन्होंने कुछ 600 और 700 पेड़ लगाए थे, खजूर के पेड़, जो उसमें से जो प्रॉफिट निकल के आता है वो गरीब लोगों की मदद के लिए वो यूज़ करते थे, तो वो वक्फ कहलाता था। क्या ये जो वक्फ बोर्ड है ये कोई भी प्रॉपर्टी ले सकता है? नहीं, ये कोई भी प्रॉपर्टी ऐसे एज इट इज़ नहीं ले सकते हैं, ये ऐसे ही कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बिकॉज इसमें क्लियरली दिया गया है डोनेशंस। जो अगर कोई डोनेट करता है अपने तरफ से तो वो डोनेशन लिया जाएगा इसमें वक्फ अगर ऐसी जाकर किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर सकता है वक्फ। तो ये है, क्योंकि वक्फ itself it is saying that to hold, to stop and to prevent. ओके, ये है वक्फ। क्या इंडिया की तरह ही और भी देशों में वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं? और भी देशों में वक्फ जैसे बोर्ड है? हाँ, और भी देशों में वक्फ हैं। जैसे इंडिया में वक्फ बोर्ड है, उनके नाम अलग है। जैसे कि सऊदी अरब में कोई फॉर्मल वक्फ नहीं है, वो रिलीजियस अफेयर में आता है। और जैसे कि टर्की की बात करें, ओटोमन एम्पायर के टाइम से वक्फ चलता हुआ है, तो उन्होंने वाकिफ नाम रखा उसका, वाकिफ उन्होंने नाम रखा वाकिफ। उसके बाद आता है इजिप्ट में। इजिप्ट में सबसे पुराना, अगर बात करें वर्ल्ड के सबसे पुराने वक्फ जो है वो इजिप्ट में है, जो कायरो यूनिवर्सिटी जो उनका अभी भी है। और अगर मलेशिया की बात करें तो मलेशिया में जौहर है, JAWHR। इंडोनेशिया की बात करें तो वो BWI है, बदन वक्फ इंडोनेशिया। अगर हम बात करें ईरान की तो ईरान में भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंडोमेंट एंड चैरिटेबल अफेयर्स है। तो अगर हम बात करें सिंगापुर में ही मजलिस है। ये जो वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत सारे देशों में है। अब बात करते हैं इंडिया में वक्फ कैसे है। इंडिया में आया वक्फ मुस्लिम इन्वेजन्स के साथ, जो स्लेव डायनेस्टी से लेकर जो हमारा दिल्ली सल्तनत का डायनेस्टीज थी उनके साथ आया वक्फ इंडिया में। 12th सेंचुरी में जो इल्तुतमिश ने अपने जो लैंड है वो वक्फ के तौर पर दिया, मॉस्क बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए, दरगाह बनाने के लिए, वो 12th सेंचुरी में उन्होंने दिया। तो वो पहला वक्फ था इंडिया में। उसके बाद मुगल्स आए, उन्होंने भी बहुत सारे वक्फ प्रॉपर्टीज बना के दिया, बहुत सारे प्रॉपर्टीज वक्फ में ध्यान दिया। ब्रिटिशर्स जो है वो 57 के बाद, 64 के बाद वो पैरामाउंसी साइन करने के बाद वो अपना आधिपत्य, अपना कंट्रोल जमाना चाहते थे हर जगह पर। तो उन्होंने नॉट ओनली वक्फ, उन्होंने ट्राइबल से लेकर हर जगह, हर कम्युनिटी पे उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करी। तो ऐसे ही वक्फ पर भी उन्होंने रेगुलेशंस एक्ट बनाए, वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट बनाया उन्होंने 1913 में, 1913। उसके बाद जब हम आज़ाद हुए 1947 में, जब हम आज़ाद हुए 1954 में हमने वक्फ एक्ट बनाया। और उसके बाद 1995 में हमने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बनाया। क्यों अमेंडमेंट एक्ट बनाया? क्यों इसकी क्या ज़रूरत थी? इसकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि उसमें मिसमैनेजमेंट हो रहा था, क्योंकि इसमें करप्शंस थी, इसकी वजह से। उसके बाद हमने 2013 में भी अमेंडमेंट किए, छोटे छोटे अमेंडमेंट किए, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। ऐसा क्यों रहा? अगर मैं आपको बता दूं कि
इंडिया में वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट वक्फ प्रॉपर्टीज है इंडिया में। इट्स ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टीज है इंडिया में, और 400 लाख एकड़ की जमीन जो है वो मिसमैनेजमेंट हो रखा है इंडिया में, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो इन सब की जो करप्शन के जो करप्शन है उन सबको लेकर उन्होंने संशोधन बनाया, और उन्होंने एक अच्छा गवर्नेंस के लिए, अच्छा मेंटेनेंस के लिए उन्होंने ये संशोधन बिल बनाए 1995 में भी और 2013 में भी। अब बात करते हैं 2013 में क्या क्या अमेंडमेंट्स थी और क्या क्या चीजें थी, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो पॉइंट था, उसका पहला पॉइंट है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी उसको सेल नहीं कर सकते, प्रोहिबिशन ऑफ सेल्स एंड ट्रांसफर, उसको सेल नहीं कर सकते, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी के नाम पर। सेकंड पॉइंट था वक्फ ट्रिब्यूनल्स एम्पावरमेंट। सो उसमें क्या था कि अगर मतलब कोई भी प्रॉपर्टी है, जैसे कि कोई भी प्रॉपर्टी है जो वो बोलता है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी है, तो एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया था कि डिसाइड करने के लिए किसकी प्रॉपर्टी है। थर्ड पॉइंट था उसका थर्ड पॉइंट मैंडेटरी सर्वेज होना, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने बताया कि इंडिया में सबसे लार्जेस्ट प्रॉपर्टी है वक्फ की, ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ रुपीस। सो इतने जो प्रॉपर्टीज हैं इनका सर्वे होना जरूरी है, सर्वे जब वो मैंडेटरी कर दिया था इसमें। उसके बाद आता है एविक्शन एनक्रोचमेंट, मतलब जो फोर्स कब्जे कर लेते हैं ना लोग, तो उसको रोकने के लिए भी उन्होंने प्रावधान बनाया इसमें। फिर उसके बाद मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव इन प्लानिंग, लाइक अगर वक्फ की प्रॉपर्टी है उसमें अगर पब्लिक वेलफेयर के लिए रोड बना रहे हैं, तो उस वक्फ प्रॉपर्टी में अगर जो रोड बन रहा है उसमें उस प्लानिंग में एक मुस्लिम का होना जरूरी है, क्यों? फेयर जजमेंट के लिए। जो 6th पॉइंट है इसका वो था पेनाल्टीज फॉर वायलेशंस। अगर कोई एनक्रोच करता है, अगर कोई कब्जा कर लेता है, तो उस पर पेनल्टी लगेगा और उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये सब प्रावधान थे 2013 में। अब इतना बवाल क्यों मच रहा है? 2025 का जो अमेंडमेंट बिल है इसमें इतना बवाल क्यों मच रहा है, उस पर बात करते हैं। 2025 के बिल में है क्या और इसमें इतना बवाल क्यों मच रहा है, और इसको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, इस पर बात करते हैं। 2025 अमेंडमेंट बिल में क्या है, 2000 जो अभी लागू हुआ है राज्यसभा में, उसमें है क्या? उसमें जो पहला पॉइंट है वो है कि नॉन मुस्लिम्स का मेंबर बनना, जो वक्फ बोर्ड है उसमें नॉन मुस्लिम का मेंबर बनना, वो पहला पॉइंट है। जो रिमूवल ऑफ वक्फ बाय यूजर प्रोविजन है वो सेकंड। और उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है एनहांसमेंट ऑफ गवर्नमेंट ओवररीच, मतलब जो सेंट्रल का जो पावर है वो ज्यादा बढ़ा दिया गया है वक्फ प्रॉपर्टीज पर और वक्फ बोर्ड के ऊपर। और इसके बाद आता है प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल लैंड्स, जो ट्राइबल की लैंड है वो वक्फ प्रॉपर्टीज में नहीं आएंगी, तो ये डायरेक्टली उन्होंने मना कर दिया, जो ट्राइबल लैंड्स हैं वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं बन सकती। और 5th जो पॉइंट है वो इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। हालांकि पहले भी कोई मनाही नहीं थी कि जो वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन पहले को मनाही नहीं थी, लेकिन हम मैंडेटरी कर दिया है। और 6th जो पॉइंट है इसका वो है अपील मैकेनिज्म, मतलब इन्होंने एक स्पेशल हाई कोर्ट में एक प्रावधान दे दिया है। इसमें अगर मैं कहता हूं कि मेरा प्रॉपर्टी है और वक्फ कहता है कि ये वक्फ का प्रॉपर्टी है, तो मैं डायरेक्टली अप्रोच कर सकता हूँ हाई कोर्ट को, और 90 डेज के अंदर एक डिसीजन आना जरूरी है। तो ये है अमेंडमेंट बिल्स, ये है की फीचर्स ऑफ अमेंडमेंट बिल्स। अब मैं बात करता हूँ कि ये इसमें इतना बवाल क्यों मच रहा है, इसमें इतना हल्ला क्यों हो रहा है, इसमें इतना बवाल क्यों मच रहा है, उसके बारे में बात करता हूँ। तो आप लोगों ने मुझसे पूछा कि सर इज इट गुड और बैड, तो मैं इसको बोलता हूँ कि दिस इज गुड एज वेल एज बैड, क्योंकि हर लॉ अगर ये अच्छा नहीं है, ठीक है, ये अगर बिल अच्छा नहीं है, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर है कि ये बिल को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। ये बिल अच्छा भी और बुरा भी है। कैसे अच्छा है कैसे बुरा है इसके बारे में बात करते हैं। सो इसमें एक ट्रांसपेरेंसी हमें दिखती है कि अच्छा ये इतनी मैंडेटरी सर्विस जरूरी है, ये सब जरूरी है, तो इसमें एक ट्रांसपेरेंसी दिखती है। तो ये इसमें जो है बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इंक्लूड होंगे, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी दिखती है कि अच्छा इसमें काम अच्छा हो सकता है। और वुमेन रिप्रेजेंटेशन मैंडेटरी कर दिया है, अच्छी बात है, वुमेन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हर जगह पे, तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन मैंडेटरी कर दिया है इसमें, वो भी अच्छी बात है, एक सेकंड। और थर्ड है अपील प्रोसेस, जो अपील का जो प्रोसेस है वो भी अच्छा कर दिया है, क्योंकि वो एक करप्शन जो हर जगह पे है और बहुत सारे लोग हैं इसका मिसयूज करते हैं, तो अपील प्रोसेस अच्छा करने, अपील जो प्रोसेस है वो होना चाहिए था। और थर्ड पॉइंट जो है अपील प्रोसेस का जो मैकेनिज्म है वो उन्होंने अच्छा कर दिया है एक तरीके से, और फास्ट कर दिया। और ट्राइबल लैंड प्रोटेक्शन, जो ट्राइबल्स की जो लैंड है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ट्राइबल लैंड प्रोटेक्शन एक्ट भी बना लिया इसमें वक्फ में।
अच्छी बात है। अब बुरी क्या बातें हैं इनमें, जो मुझे लगता है वो बुरी बात है। पहली जो बुरी बात है वो मुझे लगता है कि इंटरफेरेंस ऑफ नॉन मुस्लिम्स इन वक्फ बोर्ड। जो वक्फ बोर्ड में जो नॉन मुस्लिम का जो आना है वो एक बुरी चीज लग रही है मुझे। क्यों? क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत सारे रिलीजियस बॉडीज हैं और बहुत सारे लीगल बॉडीज हैं जो जिसमें ओनली उस रिलीजन के ही लोग हैं। जैसे कि हिंदू HREC है, उसमें हिंदूज ही हैं। गुरुद्वारा एक्ट है, उसमें सिख ही हैं। और बुद्धिज्म में बुद्ध है, जैनिज्म में जैन है, और क्रिश्चियन में ओनली क्रिश्चियंस ही है। तो इसमें इतना मतलब इंटरफेरेंस क्यों है? पहला पॉइंट ये है। और सेकंड जो पॉइंट है वो है गवर्नमेंट का ओवररीच। इसमें जो है गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस दिखा रहा है, बहुत ज्यादा एक ओवर पावर आ रहा है गवर्नमेंट के पास। तो ये भी एक बुरी चीज है। क्यों बुरी चीज है? क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास अगर ज्यादा पावर दे दे तो वो एक उसमें मिसयूज भी हो सकता है कभी कभार फॉर देयर कमर्शियल और पॉलिटिकल पर्पसेस। अब थर्ड जो पॉइंट है वो है रिमूवल ऑफ वक्फ बाय यूजर। तो उसमें क्या है कि जो दरगाह है, जो मस्जिद है और जो कब्रिस्तान है, जो सालों से यूज करते हुए आ रहे हैं, जो सालों से यूज कर रहे हैं, उसमें क्या है कि जो क्लेम है वो वीक कर देता है क्लेम ओवर रिलीजियस ट्रेडिशनल साइट्स। तो ये सब बातें हैं। ये जो तीन जो पॉइंट है वो मुझे बुरी लगी इसमें। और कुछ अच्छी चीजें भी हैं, कुछ बुरी चीजें भी हैं। अब मेरी तरफ से अगर पूछे तो सर क्या है इसमें, तो मैं बताऊंगा कि ये अगर इसमें अच्छी तरह से काम हो तो अच्छी चीज है। अगर इसमें जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इसको यूज कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो यूज कर सकते हैं। तो ये बुरी चीज है। अब मैं एक बात कहता हूं मेरी तरफ से, क्योंकि जो इनमें जो बुरी चीजें हैं, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहा है, इसको अगर रिमूव कर दिया जाए तो ये जो एक्ट है वो बहुत अच्छा एक्ट बन सकता है। क्योंकि मैनेजमेंट की जरूरत है, करप्शन हर जगह पे है, तो मैनेजमेंट की जरूरत है। तो इसको अच्छा करने के लिए कुछ ना कुछ जो अपोजिशन पार्टीज, जो अपोजिशन लीडर्स हैं, वो जो पॉइंट्स बता रहे हैं वो वैलिड पॉइंट्स हैं। वैलिड पॉइंट्स उसको ध्यान में रखकर जो ये बिल बनाया जाए तो ये अच्छा बिल बन सकता है और अच्छा काम में लाया जा सकता है। ना कि एक पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज करेंगे तो दोबारा डिस्प्यूट्स होगा, दोबारा लड़ाई झगड़ा होगा, दोबारा यही सब चलता रहेगा इंडिया में। अगर प्रोग्रेस चाहते हो तो अपोजिशन को साथ में लेकर चलो। अब कुछ बच्चों ने पूछा कि सर इंडिया में सिर्फ इस्लाम के लिए ही वक्फ बोर्ड है या ऐसे ही बहुत सारे अदर लॉज भी हैं, लीगल बॉडीज भी हैं? तो हाँ, ऐसे ही अदर रिलीजियस के लिए भी ऐसे ही वक्फ जैसे अदर लीगल बॉडीज भी हैं। जैसे कि इस्लाम में वक्फ बोर्ड है, और अदर जैसे हिंदुइज्म में आते हैं, हिंदुइज्म में HRC है। क्या है HRC? हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट, HRC एक्ट है जो। और उसके बाद गुरुद्वारा एक्ट बनाया गया। उसके बाद क्रिश्चियंस के लिए चर्च और सोसाइटीज बनाए गए। उसमें जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है और इंडियन चैरिटेबल एक्ट है और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है, वो सब आता है। और बुद्धिस्ट और जैनिज्म के लिए भी यही प्रावधान है। तो ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया, हर रिलीजन को एक प्रावधान दिया हुआ है। अपने जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस की आज़ादी दी हुई है, जो अपना मॉस्क बनाने की, अपना मंदिर बनाने की, अपना मस्जिद बनाने की, या गुरुद्वारा बनाने की, या चर्च बनाने की, या मठ बनाने की, किसी भी रिलीजन में अधिकार है और कोई भी किसी को भी दान दे सकता है। तो वो प्रावधान इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ है। तो जैसे मैंने जो बात बताई, अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो अच्छा एक एक्ट बन सकता है। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।